नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। यूरोप में आया बाढ़ का खतरा, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में हालत गंभीर, ग्लोबल वार्मिंग को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। जीआई टैग खबरों में लाल चींटी की चटनी से लेकर शॉल तक मिला जीआई टैग, उत्पाद हैं ओडिशा से संबंधित। और पहली बार मिला स्तनधारियों में पारे की कम मात्रा भी होती है जानलेवा, मानव सहित पूरी चेन को हो सकता है खतरा। आइए खबरों की शुरुआत करें। आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्मों में यूरोप की खूबसूरती जरूर देखी होगी। यूरोप के शहर और गांव पूरी तरह विकसित हैं और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आधुनिक है। आपने कभी यूरोप को बाढ़ में डूबने की कल्पना भी नहीं की होगी। इमेजिन करिए, एफिल टावर के सामने सड़कों में कमर तक पानी भरा हो और शाहरुख खान बाहें फैलाकर अपना पोज दे रहे हों। कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ सड़कें, जल निकासी सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि बाढ़ जैसी घटनाएं यहाँ देखी नहीं जाती। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की चल सकती है क्या? फिलहाल फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और जर्मनी में 2 सप्ताह से अधिक समय से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी भर गया है और लोगों को जगह खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि इन क्षेत्रों में साल के इस समय बारिश असामान्य नहीं है। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि यूरोप की जलवायु आमतौर पर समशीतोष्ण है और अक्टूबर से मार्च तक यहाँ बारिश अक्सर होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस खबर को लेकर अब चिंता जताई जा रही है? दरअसल बारिश की तीव्रता ने विशेषज्ञों के बीच खतरे की घंटी बजा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के बढ़ते स्तर और बाढ़ रक्षा प्रणालियों का पुराना होना जैसे फैक्टर्स के कारण यूरोप आज बाढ़ में डूब रहा है। आइए समझते हैं पूरी खबर को। बाढ़ से फ्रांस का उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ कम से कम 1299 घर क्षतिग्रस्त हो गए और स्थानीय अधिकारियों ने कुल 371 लोगों को निकाला था। बाढ़ ने अपना जल प्रलय वाला रूप मध्य इंग्लैंड को दिखाया है। यहाँ ट्रेंट नदी उफान पर है। लंदन में भूस्खलन और बाढ़ के पानी ने ट्रेन यात्रा को बाधित कर दिया और शहर के पूर्वी हिस्से में पानी बढ़ने के कारण लगभग 50 लोगों को निकालना पड़ा। आपको बता दें, देश के बड़े इलाकों में तूफान हेन्क से हुई तबाही के कुछ ही दिन बाद यह बाढ़ आई है। इस बीच जर्मनी में सरकार को कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी है। चलिए अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला है बढ़ता वैश्विक तापमान, दूसरा समुद्र के स्तर में वृद्धि और तीसरा पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणालियां। चलिए एक एक करके तीनों पर बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। उच्च तापमान के साथ भूमि, महासागरों और अन्य वाटर बॉडीज से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि गर्म वातावरण अधिक नमी धारण कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि औसत तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए वातावरण लगभग 7% अधिक नमी धारण कर सकता है। यह तूफानों को और अधिक खतरनाक बना देता है क्योंकि इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति में वृद्धि होती है, जो अंततः गंभीर बाढ़ का कारण बन सकती है। एल नीनो ने भी आंशिक रूप से महासागरों के तापमान को बढ़ाने में योगदान दिया, जिससे अधिक वाष्पीकरण हुआ और अंततः अधिक बारिश हुई। दूसरा फैक्टर है समुद्र के स्तर में वृद्धि। इसके कारण नदियां अक्सर अपने किनारों को तोड़कर निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ ला देती हैं। उत्तरी फ्रांस का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ 1966 से 2018 के बीच पास डी कैलाइस जगह में समुद्र का स्तर 4.4 सेंटीमीटर बढ़ गया है। यहाँ इसी कारण से बाढ़ ने परेशान कर दिया है। तीसरा फैक्टर है पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणालियां। पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणालियों ने यहाँ की स्थिति को और खराब कर दिया। इसके अलावा फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में लोगों ने बाढ़ के मैदानों पर सड़कों और इमारतों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ऐसा ही कुछ आपने भारत में भी देखा है। जब बाढ़ के मैदानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो पानी के निकलने का प्राकृतिक मार्ग प्रतिबंधित होगा और पानी सड़कों और घरों में घुसेगा। एक सवाल और है कि आगे क्या हो सकता है। ये तय बात है कि हालात और खराब होने वाले हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा, तूफान और अधिक तीव्र होंगे, जिससे भारी वर्षा होगी। बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति भी बढ़ने की उम्मीद है। आपको ये भी बता दें कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप में पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। केवल इतना ही नहीं, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है।
मानव जनित गतिविधि के कारण यूरोप की जलवायु गर्म हो रही है। भविष्य में लगातार ह्यूमन इंड्यूस्ड जलवायु वार्मिंग के कारण चरम मौसमी स्थितियों में वृद्धि की संभावना है, जिससे अधिक गंभीर बाढ़ आएगी और लोगों, संपत्ति, पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ सुरक्षा पूर्व चेतावनी प्रणाली उपायों में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। एक फैक्ट ये भी है कि यूरोपीय देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता है। हालांकि यूरोपीय संघ और कई देशों की सरकारों ने 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन शमन और ऊर्जा परिवर्तन को लागू करने की योजना का ड्राफ्ट तैयार किया है। यूरोपीय ग्रीन डील इनमें से ही एक योजना है। भारत के पूर्वी तट पर बसा है एक खास राज्य, नाम है ओडिशा। यह अपने उत्कृष्ट मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 42 मिलियन है, जिसका 40% हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है। महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी ओडिशा का उल्लेख मिलता है। यहाँ की कला और संस्कृति अपने आप में बेहद खास है। हम आज के सेगमेंट में ओडिशा के उन विशिष्ट 7 उत्पादों की बात करेंगे जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हम बात करेंगे ओडिशा की लाल बुनकर चींटियों से बनी सिमलीपाल काई चटनी से लेकर कढ़ाईदार कपड़ा गंडा शॉल की। आपको बढ़ने से पहले बता दें कि वस्तुओं के जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति के स्थान को दर्शाते हैं। ऐसे टैग इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये किसी विशिष्ट भौगोलिक इलाके, क्षेत्र या देश में इसकी उत्पत्ति, इसकी गुणवत्ता और इसकी विशिष्टता की गारंटी देते हैं। भारत में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वस्तुओं या उत्पादों को जीआई टैग देता है। यह भी ध्यान दीजिए कि जीआई टैग किसी क्षेत्र को दिया जाता है, किसी व्यापारी को नहीं। एक बार जब किसी उत्पाद को टैग मिल जाता है तो उत्पाद का कारोबार करने वाले व्यापारी उसे जीआई लोगो के साथ बेचने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकृत व्यापारियों में से प्रत्येक को एक यूनिक जीआई नंबर दिया जाता है। यदि कोई अनधिकृत व्यापारी उस नाम के तहत उत्पाद बेचने की कोशिश करता है तो उन पर सामान के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। जीआई टैग प्रामाणिक उत्पादों का एक प्रकार का मार्कर है। जीआई टैग उत्पादों की नकल और अनधिकृत व्यापारियों की बिक्री को रोककर स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों के हितों की रक्षा करने में भी मदद करता है। उपभोक्ता टैग के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन सा सामान प्रामाणिक है। चलिए अब जल्दी से ओडिशा के उन विशिष्ट 7 उत्पादों की बात करते हैं। पहला उत्पाद है कपड़गंडा शॉल। यह ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में नियमगिरी पहाड़ियों में खास तौर पर कमजोर आदिवासी समूह यानी पीवीटीजी डोंगरिया कोंद जनजाति की महिलाओं द्वारा बुना और कढ़ाई किया जाता है। यह शॉल डोंगरिया कोंद की समृद्ध आदिवासी विरासत को दर्शाता है। शॉल में एक मटमैले सफेद मोटे कपड़े पर लाल, पीले और हरे रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है। इसमें प्रत्येक रंग का अपना महत्व है। हरा रंग पहाड़ों और पहाड़ियों का प्रतीक है और पीला शांति और खुशी का प्रतीक है। लाल रक्त का प्रतीक है। शॉल में ज्यादातर रेखाएं और त्रिकोण बनाए जाते हैं जो समुदाय के लिए पहाड़ों के महत्व को दर्शाते हैं। शॉल को पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं और डोंगरिया इसे अपने परिवार के सदस्यों को प्यार और स्नेह के प्रतीक के रूप में उपहार में देते हैं। दूसरा उत्पाद है लांजिया सौरा पेंटिंग। इनको सबसे पुरानी जनजातीय कला रूपों में से एक माना जाता है। इस पेंटिंग को एडिटल के नाम से भी जाना जाता है। यह कला लौंजिया सौरा समुदाय से संबंधित है जो एक पीवीटीजी है जो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में रहता है। ये पेंटिंग घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में बनाई जाती हैं। यह पेंटिंग प्रकृति के प्रति आदिम जनजातियों के प्रेम और स्नेह को दर्शाती है। इनमें आदिवासी मानव, पेड़, जानवर, पक्षी, सूर्य और चंद्रमा जैसे विषय बनाए जाते हैं। तीसरा उत्पाद है कोरापुट काला जीरा चावल। यह काले रंग के चावल की किस्म है। इसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। यह अपनी सुगंध, स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने लगभग 1000 वर्षों से चावल की किस्म को संरक्षित रखा है। चूंकि चावल के ये दाने जीरे के समान होते हैं इसलिए इसे काला जीरा भी कहा जाता है। चावल की किस्म का सेवन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा उत्पाद है सिमलीपाल काई चटनी। यह लाल बुनकर चींटियों से बनी चटनी है। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासियों का पारंपरिक व्यंजन है। चींटियां मयूरभंज के जंगलों में पाई जाती हैं जिनमें सिमलीपाल के जंगल भी शामिल हैं। यह चटनी औषधीय और पोषण गुणों से भरपूर होती है। इस चटनी में प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। पांचवा उत्पाद है नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन। नयागढ़ कांति मुंडी बैंगन के तनों और पूरे पौधे पर कांटे पाए जाते हैं। यह अपने अनूठे स्वाद और अपेक्षाकृत कम समय में पकने के लिए प्रसिद्ध है। यह पौधे कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं और इन्हें न्यूनतम कीटनाशकों के साथ उगाया जा सकता है।
छठा उत्पाद है ओडिशा खजूरी गुड़ा। ओडिशा का खजूरी गुड़ा या गुड़ खजूर के पेड़ों से निकाला गया एक प्राकृतिक स्वीटनर है और इसकी उत्पत्ति गजपति जिले में हुई है। परंपरागत रूप से यह प्रकृति से जैविक होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसका स्वाद अनोखा होता है। सातवां उत्पाद है ढेंकनाल मगजी। ढेंकनाल मगजी एक प्रकार की मिठाई है जो भैंस के दूध के पनीर से बनाई जाती है, जो दिखने, स्वाद, सुगंध, आकार और आकार की दृष्टि से विशिष्ट विशेषताओं वाली होती है। इसमें अद्वितीय पोषण मूल्य भी हैं जो इसे अन्य पनीर आधारित मिठाइयों से अलग करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। शुक्र एक ऐसा ग्रह जिसका नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस पर हुआ है। सूर्य से यह दूसरे नंबर का ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह ग्रह चंद्रमा के बाद रात में आसमान में चमकने वाला सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड है। इसको सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शुक्र ग्रह दूसरे ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूर्णन करता है? आइए समझते हैं शुक्र की इस अनोखी विशेषता को। पहले वैज्ञानिकों का मत यह था कि शुक्र ग्रह ने भी अन्य ग्रहों की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना शुरू किया था, लेकिन यूरेनस की तरह ही शुक्र ग्रह की भी एक बड़ी टक्कर हुई होगी, यानी किसी विशाल क्षुद्र ग्रह या शायद किसी ग्रह के आकार का पिंड टकराया होगा। यह भी हो सकता है कि शुक्र की यह स्थिति बहुत से टकरावों के बाद बनी हो। इस टक्कर के कारण यह ग्रह पूरी तरह से पलट गया होगा, जिससे इसके घूर्णन की दिशा बदल गई होगी। वैज्ञानिकों में एक और मत भी प्रचलित है। इसके मुताबिक इसका संबंध ग्रह के आंतरिक भाग से है। शुक्र पृथ्वी की तरह एक पथरीला ग्रह है। इसके आंतरिक हिस्सों में अलग अलग परतें हैं जिनकी बनावट या डेंसिटी अलग अलग होती है। सबसे अंदर का हिस्सा कोर कहलाता है और उसके बाद परपटी के नीचे मेंटल पाया जाता है। कोर और मेंटल दोनों ही हिस्से घूमते हैं और डेंसिटी में अंतर होने के कारण इनमें घर्षण होता है। यह कोर मेंटल घर्षण धीरे धीरे समय के साथ ग्रह के घूर्णन की दिशा बदल सकता है। शुक्र का दूसरे ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूर्णन का जिम्मेदार यहाँ के घने वायुमंडल को भी ठहराया जाता है। शुक्र का वायुमंडल बहुत ही घना है। शुक्र का वायुमंडलीय दबाव जो पृथ्वी से 92 गुना अधिक है और यह घना वायुमंडल शुक्र ग्रह से 60 गुना ज्यादा तेजी से घूमता है। आपको हैरानी होगी कि यह घना वायुमंडल दिन की लंबाई तक को प्रभावित कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी कारक ग्रह की घूर्णन की दिशा बदलने के लिए काफी हैं। हाल ही में हुई सबसे लेटेस्ट स्टडी के अनुसार कहा जा रहा है कि शुक्र ने भी शुरुआत में सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की तरह ही घूर्णन करना शुरू किया था, लेकिन समय के साथ यह घूर्णन धीरे धीरे कम होता चला गया और एक दिन हालत ऐसी हो गई कि इसके घूमने की दिशा ही पूरी तरह से बदल गई। इस सिद्धांत के मुताबिक जब शुक्र ने अपने घूर्णन की दिशा बदली तो शुरू में उसका नया घूर्णन अस्थिर था, लेकिन बाद में पिछले घूर्णन की तुलना में यह ज्यादा स्थिर अवस्था में पाया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी के जरिए इस बात की भी व्याख्या की जा सकती है कि शुक्र दूसरे ग्रहों की तुलना में धीमा क्यों घूमता है। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा सौर मंडल के इतिहास की उन घटनाओं पर ध्यान देने के लिए इशारा करती है जिन्होंने दूसरे ग्रहों को भी प्रभावित किया होगा। देखिए, खगोलविदों का कहना है कि मंगल ग्रह के बाद इंसानों को किसी ग्रह पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए तो वो है शुक्र ग्रह। सामान्य तौर पर जब भी सौर मंडल के किसी ग्रह का जिक्र होता है तो पहले यही देखा जाता है कि क्या उस ग्रह में इंसान बस सकता है या फिर नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि शुक्र ग्रह जब कभी पृथ्वी जैसा ही था तो आज उसके हालात इतने अलग क्यों हैं। भारत भी शुक्र ग्रह के रहस्यों को जानना चाहता है और इसरो ने शुक्र ग्रह के लिए अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसरो के शुक्र मिशन को अनौपचारिक रूप से शुक्रयान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में स्तनधारियों पर एक स्टडी हुई थी जिसके रिजल्ट्स काफी चिंताजनक पाए गए। दरअसल शोधकर्ताओं की एक टीम को ओकिनावा द्वीप में पाए जाने वाले नेवले के मस्तिष्क में पारे यानी मरकरी की जांच करने का काम सौंपा गया था। आपको बता दें कि ओकिनावा द्वीप जापान में स्थित है। यह जापान के 5 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला द्वीप है। शोध के दौरान जानवरों के इन नमूनों को एक हाईटेक फोटोन स्रोत में ले जाया गया जहां मस्तिष्क का हाई इंटेंसिटी एक्सरे किया गया। जब शोध कंप्लीट हुई तो इसके परिणामों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। शोध में इन आक्रामक जानवरों में मस्तिष्क में पारे का पता चला। आपको बता दें कि पारे का संपर्क तंत्रिका तंत्र के लिए जहरीला या न्यूरोटॉक्सिक होता है।
यहाँ तक कि पारे का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक भी पारे से होने वाले संपर्क के कारण भारी खतरे में होते हैं। एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी माइकल फैराडे हुए थे। फिजिक्स के प्रयोगों के चलते इनको लंबे समय तक पारे की वाष्प के संपर्क में रहना पड़ा था। कुछ सालों बाद पारे ने अपना जहरीलापन दिखाना शुरू कर दिया। इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और 49 वर्ष की आयु में इनको अपना शोध रोकना पड़ा। एक अन्य उदाहरण लैब केमिस्ट करेन वेटरहैन का है, जिनकी डाइमिथाइल मरकरी विषाक्तता से मौत हो गई थी। आपको बता दें, कम मात्रा में भी पारा बहुत जहरीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि पारा आवश्यक जैव अणुओं के कार्य को रोक सकता है और प्रभावित कर सकता है। लेकिन पारे को सिर्फ यही चीज खतरनाक नहीं बनाती। पारे के कारण यदि कोशिकाएं मर भी जाती हैं तो इनसे एक खतरनाक रिसाव होता है। अब तक इन मृत ऊतकों या कोशिकाओं को सुरक्षित रूप से समाप्त करने का कोई तरीका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जानवरों में पारे का पाया जाना पूरी फूड चेन के लिए बहुत खतरनाक है। कई अध्ययनों ने खास तौर से समुद्री जीवों में पारे के खतरे और प्रभावों पर गौर किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पारे की उपस्थिति के कारण लोगों को ट्यूना जैसी कुछ मछलियों का सेवन सीमित करना चाहिए। हालांकि यह भी सवाल उठता है कि क्या पारे के कण जमीन पर रहने वाले जानवरों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। इसी बात को लेकर 2008 से मस्तिष्क इमेजिंग कार्यक्रम चल रहा है। शोध के निष्कर्ष हाल ही में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। शोधकर्ता ने कहा कि नेवले के मस्तिष्क में पारा कैसे प्रवेश करता है, इसका रहस्य अभी भी अनसुलझा है। संभावित कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला संदेह पानी पर जाता है, फिर पक्षियों के अंडे, मिट्टी या खनिज, यहाँ तक कि उस हवा पर भी जिसमें ये जानवर सांस लेते हैं। अब हमको ये जानना है कि यह खोज इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव जनित गतिविधियों के कारण हर साल 2000 मीट्रिक टन पारे के यौगिकों का उत्सर्जन होता है। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिक यह पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि यह न्यूरोटॉक्सिक पारा आखिर जाता कहां है। अब तक के अधिकांश अध्ययन समुद्री बायोटा यानी मछली और व्हेल पर आधारित रहे हैं। अभी तक स्थलीय जानवरों में ऐसा प्रयोग नहीं हुआ था। प्रयोग के बाद यह पता चल गया है कि जाहिर तौर पर स्थलीय प्रजातियां भी पारे से प्रभावित होती हैं। यह खोज स्थलीय जानवरों में पर्यावरणीय निगरानी के लिए अहम है। इस खोज से पता चल सकता है कि पारा मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर कैसे प्रभाव डालती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल में हुए युद्धों में हमने देखा कि कैसे ड्रोनों के प्रयोग ने युद्ध की तस्वीर को ही बदल दिया और इसका प्रयोग एक नए खतरे के रूप में उभर रहा है। इन्हीं खतरों का सामना करने के लिए DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एंटी ड्रोन तकनीक को स्वदेशी रूप में विकसित किया है और इसके उत्पादन के लिए इस तकनीक को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साझा किया है। यह एंटी ड्रोन तकनीक सभी प्रकार के ड्रोन का पता लगाने, सॉफ्ट किल और हार्ड किल सहित जवाबी हमला करने में सक्षम है। भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करने जा रहा है। दरअसल विश्व धरोहर समिति हर वर्ष विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला इसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस समिति में 7 सदस्य शामिल होते हैं जो हर साल चुने जाते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष और एक प्रतिवेदक शामिल होते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 के दौरान डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल को लॉन्च किया। यह 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच साइन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे डेनिश और भारतीय उद्योगों में हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके भारत में स्थायी ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना है, जो भारतीय और डेनिश दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और वित्तीय हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करे। हाल ही में अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सहित कुछ अन्य देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है। यहाँ विशेष चिंता वाले देश से तात्पर्य उन देशों से है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता विशेष रूप से गंभीर स्थिति में हो और वहाँ की सरकार इसे कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम न उठा रही हो। अमेरिका का विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998 के तहत इन देशों को नामित करता है। हाल ही में हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने पर इजराइल ने लेबनान सीमा पर रडार ब्लिम्प तैनात किया है। इसे स्काई ड्यू के नाम से भी जाना जाता है।
इसे इजराइल और अमेरिकी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। स्काई ड्यू को ईरान और सीरिया से आने वाले मानव रहित विमानों और क्रूज मिसाइलों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि यह गुब्बारे जैसी दिखने वाली संरचना एरो रडार सिस्टम पर आधारित है, जो 250 किलोमीटर तक निरीक्षण करने और कई लक्ष्यों पर नजर रखने में सक्षम है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, विश्व धरोहर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र में भारत दूसरी बार अध्यक्षता करेगा। विश्व धरोहर समिति इस सम्मेलन का आयोजन करती है। उक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ढेंकनाल मगजी शब्द किससे संबंधित है? खोजी गई पौधे की नई प्रजाति, मेढक की नई प्रजाति, एक प्रकार की मिठाई या फिर पूर्वोत्तर भारत की झील। आइए अब देखें कल के बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हिम तेंदुए से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। किर्गिस्तान ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। उक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, सेमीकंडक्टर के गुणों से संबंधित गलत कथन को चुनिए। सेमीकंडक्टर का अपेक्षित प्रतिरोध या रेजिस्टेंस सामान्यतः 10⁻⁻5 से 10⁸ ओम मीटर के बीच होता है। ताप घटाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। भिन्न भिन्न दिशाओं में विद्युत चालकता का भिन्न भिन्न होना इसका एक बड़ा गुण है और नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां डालकर अर्धचालकों की चालकता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताप घटाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।